है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एक बार फिर से उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सतवीर चौधरी जी, जो कि एक्स डीजी हेल्थ हैं, वो हमारे साथ हैं। वंदना पोपली जी, बीजेपी के प्रवक्ता, और उसके साथ ही महिमा सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। वंदना पोपली जी, मैं अब आपके पास आते हुए, और मेरा सवाल ये है आपसे मैम कि गुरुग्राम की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से वहां पर वाहन चालक जो हैं वो ठूस ठूस कर सवारियों को भर रहे हैं, ना वहां पर सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है, बहुत कम लोगों के मुंह पर मास्क दिखाई पड़ रहा है। फतेहाबाद में हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर नौनिहालों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूलों में बुलाया जा रहा है। बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं, उनके पेरेंट्स के ऊपर हो सकता है दबाव हो स्कूल संचालकों का, लेकिन वो जा रहे हैं, जबकि स्कूल कॉलेज सब बंद कर रखे हैं आपने, ये बात आप भी जानती हैं। ऐसी तस्वीरें फतेहाबाद से सामने आई। रेवाड़ी का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वहां पर धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। 2000 से ज्यादा की उपस्थिति बताया जा रहा है कि वहां पर रही है, और जमकर नाच गाना हुआ, ठुमके लगे। अगर यही सब चलता रहा तो क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में आपकी सरकार और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर हो जाएगी? लोग सरकार को मजबूर कर रहे हैं, क्या उम्मीद करें ऐसी? अमित जी, मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो कहीं ना कहीं हमें पाबंदियां बढ़ानी पड़ेंगी। जैसे आज की मैं आपको एक खबर बताना चाहूंगी कि तमिलनाडु में आज 500 रुपए का फाइन रखा गया है मास्क ना पहनने पे। जो हमारे हरियाणा में कितने दिन पहले ये फाइन रखा जा चुका है, 500 रुपए अगर आप मास्क नहीं पहनते। अगर ज्यादा लोगों की भीड़ होती है तो 5000 रुपए का फाइन रखा गया है। ये पाबंदियां हमारे यहाँ पहले से हो चुकी है। और आप ये जानते हैं क्योंकि हरियाणा सब तरफ से दिल्ली को टच करता है, 3 तरह से दिल्ली को टच करता है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है जो एनसीआर में आते हैं, सबसे पहले वहां पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। हमने पहली लहर में भी देखा, दूसरी लहर में भी देखा, अभी भी देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वहीं पर आता है। तो हमें और भी ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। अगर सावधान नहीं हुए तो जरूर पाबंदियां बढ़ेंगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग बीमार हो, ये बीमारी ज्यादा फैले। हमारी कोशिश ये रहेगी, लेकिन अगर लोग सहयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा, पाबंदियां बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए, मिनी लॉकडाउन जैसे हालात अभी हैं, मिनी लॉकडाउन जैसे हालात अभी हैं, माध्यम से भी जागृति का ही काम कर रहे हैं कि अगर इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो पाबंदियां भी बढ़ेंगी। ये भी लोगों को सोचने की आवश्यकता है। जी अमित जी, सही। वंदना पोपली जी, मैं ये कह रहा था आपसे कि मिनी लॉकडाउन जैसे हालात तो अभी भी हैं, क्योंकि पहले 19 जिले थे, पहले तो 6 जिले थे, उसके बाद 19 जिले रेड जोन में शामिल किए गए, और अब 22 के 22 जिले रेड जोन में आ चुके हैं। तो इसका मतलब कि किस तरीके से ये वायरस प्रकोप ढा रहा है, या यूं कह लीजिए कि अपना कहर बरपा रहा है, इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि सभी के सभी जो जिले हैं वो रेड जोन में आ चुके हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि वीकेंड कर्फ्यू या और ऐसे कुछ फैसले आने वाले समय में सरकार ले सकती है, और क्या लॉकडाउन के बारे में विचार किया जा सकता है जिस तेजी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं? हालांकि ये बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की सोच है। अमित जी, अभी जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि नंबर जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर वो डेल्टा वेरिएंट का होता तो सिचुएशन बहुत खराब होती। अभी मैं एक डॉक्टर साहब उनकी रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उन्होंने कहा है कि जिस तरह दक्षिण अफ्रीका में एकदम से पीक आई और एकदम से डाउन आ गया, धीरे धीरे डाउन नहीं आया, एकदम से डाउन आ गया। तो जनवरी के बाद हो सकता है कि डाउन आ जाए, लेकिन हमें पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, तो साथ के साथ लापरवाह होने की भी जरूरत नहीं है। पाबंदियां बढ़ेंगी, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या रहेगी। हम ये चाहते हैं कि जिंदगी बनी भी रहे, जिंदगी चलती भी रहे, हमें वो दोनों सिचुएशंस को देखना है। कोरोना के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोरोना खत्म हो जाएगा, जो आज स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से हमें सब कुछ चलाना है। लेकिन यहाँ पर अमित, अगर आप समय दे तो मैं महिमा जी की कुछ एक बातों का जवाब देना चाहूंगी। जी जी, सबसे पहले उन्होंने कहा, सरकारी कर्मचारियों की उन्होंने बात की कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें कोरोना बहुत ज्यादा देखने को मिला। मुझे लगता है महिमा जी वो डॉक्टर्स की बात कर रही थी, और ये बात सही है बिल्कुल। रोहतक पीजीआई का हाल देखिए आप किस तरीके से, पंचकुला में आप देखिए, अंबाला में आप देखिए, सही तो कह रही है, वो गलत क्या कहा जी। जो पब्लिक डोमेन में ज्यादा रहेंगे उनको खतरा ज्यादा रहेगा। 2 तरह का एग्जीक्यूटिव होता है, एक पॉलिटिकल और एक परमानेंट, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है। तो जो पब्लिक डोमेन में है उनको लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा। हालांकि रोस्टर सिस्टम किया गया है, 50% लोग हैं उनको बुलाया गया है, जूम से मीटिंग हो रही है, लेकिन पब्लिक डीलिंग बिल्कुल बंद नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन होगा ही होगा, खासकर अगर वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स तो मरीज को देखेंगे। तो ये सिचुएशन तो है, लेकिन हमने क्या किया है, जितने भी पब्लिक एरिया है, जहां पर पब्लिक ऑफिसेज है, वहां पर आप बिना वैक्सीनेशन के नहीं जा सकते। ये सब चीजें हमने पूरी कोशिश की है कि हम पूरी सावधानी बरते ताकि इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। अब ऐसा तो है ना कि शैलजा जी हिसार चली जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उसके पीछे कोई वाजिब रीजन यही बताएंगे, महिमा जी बताएंगी
कि वो उनके घर से जूम मीटिंग से नहीं हो सकती थी या फिर वो चंडीगढ़ से नहीं हो सकती थी, हिसार जाकर क्या स्पेशल था वो ये जरूर बताएंगे। एक चीज और यहाँ पर उन्होंने कहा, डॉक्टर्स की बात की कि जो है वो हड़ताल पर चले गए, उसके लिए सरकार ने क्या किया, इतने लंबे समय तक उनकी मांग थी। आपको बताना चाहूंगी 13 दिसंबर को उनकी हड़ताल प्रस्तावित थी, 12 दिसंबर को अनिल विज के साथ उनकी मुलाकात हुई, तत्काल उनकी जितनी डिमांड्स है उनको यस करके भेज दिया गया और कहा कि आपको नए साल में तोहफा मिलेगा। अब नए साल का तोहफा सिर्फ पहली तारीख नहीं होती, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। हाँ, उन्होंने इंतजार नहीं किया, लेकिन जब उनकी हड़ताल शुरू हुई तो उससे पहले उनकी आधी डिमांड्स पूरी हो चुकी थी। बावजूद उसके हड़ताल हुई, लेकिन एक स्टेप लिया गया मेरी सरकार की तरफ से। मैं कहती हूँ मेरी सरकार ने पूरी इस तरफ ध्यान दिया। हाँ, मैं डॉक्टर्स का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी सरकार को सपोर्ट किया। एक टाइम के लिए लगा जरूर कि हम जिनको इतना ज्यादा हमने अप्रिशिएट किया, आपने देखा होगा कि पूरे भारत ने ताली थाली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया और वो किस तरह से मास्क बांधकर और पीपीई किट में पूरा समय हमारे साथ लगे रहे। तो एक बार लगा कि शायद तो यही सवाल तो पूछ रही थी महिमा जी, महिमा जी भी यही सवाल तो पूछ रही थी कि जब तो आपने उनके लिए ताली थाली और फूल वर्षा उनके ऊपर की, लेकिन जब वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ गए तो आपने एस्मा लगा दिया ताकि अपनी आवाज को भी वो बुलंद ना कर सके। अमित जी, मैं उसी बात का भी जवाब दे देती हूँ। कुछ एक पॉलिसी से रिलेटेड जो चीजें थी उसमें समय लगता है। जो उनके प्रमोशन की बात थी वो उनकी पूरी हो गई थी, लेकिन पॉलिसी से रिलेटेड जो है उसमें समय लगता है। लेकिन उसको मांगों को इमीडिएटली मान लिया गया था, 13 दिसंबर को ही मान लिया गया था। मुझे लगता है सब्र करना चाहिए था। और एक बात का और जवाब देना चाहूंगी महिमा जी कही, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब जानते हैं, वो जो भी इनके खिलाफ जाता है उसको दबाने का काम करते हैं या उसकी आवाज बंद करने का काम करते हैं। मुझे लगता है आप तो शायद बात कर रही होंगी कि भारतीय जनता पार्टी का बिहेवियर आपको लगता होगा कहीं से कहीं, क्योंकि आपकी पार्टी में इस तरह की चीजें होती है। आपकी पार्टी में एक नेता दूसरे नेता की आवाज बंद करने में लगे रहते हैं। किस प्रकार शैलजा जी को धक्का मारा जाता है, दीपेंद्र हुड्डा जी की जो मीटिंग होती है, तो मुझे लगता है कि वहां पर ध्यान जरूर रखिए अपनी पार्टी के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में मानती है और लोकतंत्र में वो जवाब देना चाहती हैं। अब इतने सारे एलिगेशंस आपने लगा दिए महिमा जी, अब सुन लीजिए उनको। वो वंदना पोपली जी सुन लीजिए अब। महिमा जी ये लोकतंत्र की बात को तो मुझे उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास ले जाना पड़ेगा अमित जी, जहां पर जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया तो वहां पर क्या उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये किसी से छुपा नहीं है, भाजपा के तौर तरीके किसी से छुपे नहीं है। तो उसको इस प्रकार से ढांपने की जो प्रयास, मुझे लग रहा है ट्रैक से भटक रहे हैं हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। नागुजार होंगे, बिल्कुल मैं ट्रैक पे ही रहूंगी। मैं वापस ट्रैक, लेकिन आपस में लाठियां चल जाती है वो भूल गए, ठीक है। और देश की संवैधानिक अगर कुछ काम कर रही है अपने ढंग से तो उस पर भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल नहीं है। वो इस चीज का आप ध्यान अमित जी वो कार्य इस्तीफा देते ही कैसे शुरू हो जाता है, एक ही दिन के अंतर में। ये भटकाव भाजपा की तरफ से है, भाजपा भटकी हुई पार्टी है। ठीक है, वंदना पोपली जी सुन लीजिए आप, वंदना पोपली जी आप सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए आप प्लीज। हाँ महिमा जी बोलिए। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था अमित जी चर्चा को भटकाने का, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, जब इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो उनको खाली भी नहीं जाने दिया जा सकता है। तो सुनना तो पड़ेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ महिमा जी बोलिए। जी अमित जी। अमित जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी इन्होंने बात कही कि अनिल विज ने कहा था कि हम नया साल आने पर तोहफा देंगे डॉक्टर्स को, और इस प्रकार की प्रस्तावना की। मैं जो बिंदु कहना चाह रही थी, आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने पहले ही एस्मा की बात कर दी। ESMA जो लगा दिया गया, जिसमें 6 महीने तक डॉक्टर्स हड़ताल नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर्स या कोई भी वर्ग किसी प्रकार का एजिटेशन या हड़ताल नहीं कर सकते हैं, उसको लगाने की नौबत इसीलिए आई क्योंकि जो सरकार लोकतंत्र को चलाना नहीं, हस्तक्षेप बहुत करते हैं भाजपा के प्रवक्ता। यही तो मैं समझा रही हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता चाहते नहीं कि जनता दूसरे पक्ष की बात भी सुने, वो सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं। ये संस्कृति है भाजपा की, यही प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए प्रत्यक्ष को समान क्या। ये बात तो सही है वंदना पोपली जी, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को सुनना भी बहुत जरूरी है ना। सुन लीजिए, चर्चा है। देखो आपके बड़े धैर्य, आपकी बात को बड़े धैर्यपूर्वक वो सुन रही थी, आपके बीच में वो नहीं बोल रही। हड़ताल होनी चाहिए। ठीक है महिमा जी।
शायद भाजपा खामोशी को इकरार समझ लेती है कि हम उनकी सारी उलझुल आनंद फानंद बातों को सही ठहरा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वक्त आएगा तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है अमित जी। लेकिन बात ये है कि देखिए वर्ड अंदर की बात बता दीजिए, कांग्रेस खामोश क्यों? आप खामोशी को क्या समझ लेते हैं? तो कांग्रेस खामोश है और क्यों है? अमित जी, जब आप कहिएगा कि मेरा अवसर है और संतुष्टि से मैं बोल सकती हूँ तब मैं बोल सकती हूँ। नहीं, आप बोलिए। वो पोपली जी, आप उनको उकसा रही हैं, ये गलत बात है। देखिए, नहीं, हाँ, बोलिए महिमा जी, बोलिए। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात पर संशय जताया अमित जी। ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है भारत के लिए। कल ही एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। पहले मैंने WAESP का जिक्र किया था, वर्ल्ड इकोनॉमी एंड सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट का, जो 2022 की आई है। नहीं महिमा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, महिमा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, विपक्ष के तौर पर आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तरफ लोगों की रोजी रोटी को भी देखना है सरकार को, दूसरी तरफ जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उसकी वजह से जो मामले बढ़ रहे हैं वो भी सरकार की चिंता का विषय है। तो सरकार को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अगर सरकार सख्त लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन सरकार अगर मान के चलिए प्रतिबंधों को और ज्यादा कड़ा कर देती है, तो आप ही इस बात का विरोध करेंगे? आप ही कहेंगे देखिए जी रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की, देखिए लोग कैसे जिएंगे, ऐसे लोगों को घरों में कैद कर दिया है सरकार ने, तो आप ही सवाल खड़ा करेंगे ना? तो सरकार को क्या करना चाहिए आप बताइए। ये तो वो वाली स्थिति हो गई ना कि इधर कुआं इधर खाई, ये तो वो वाली स्थिति हो गई। जो बात आपने अभी कही कि फिर हम ये कहेंगे जी, अब वो तो क्या कहिएगा उसमें, क्योंकि लॉकडाउन और पैंडेमिक तो बहुत बाद में आया, लेकिन हरियाणा के रोजगार के स्तर, भारत के रोजगार के स्तर तो बहुत पहले से गिरे हुए हैं। हमारा युवा तो बहुत पहले से हताश है, GDP तो पहले से गिरती जा रही थी। खैर, कोविड के ऊपर आपने ये पूछा, आपने हमसे सुझाव मांगा। हमारा नेतृत्व हरियाणा में माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और राष्ट्रीय स्तर पर माननीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी लगातार बार बार कभी प्रधानमंत्री को, कभी स्वास्थ्य मंत्री को, हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री को लिखते रहे, बताते रहे, कहते रहे कि ये अभी दूसरी वेव आने वाली है, अभी तीसरी वेव आने वाली है। इसे काबू करने के लिए उनको बाकायदा बिंदुवार चिट्ठियां लिखी गई कि इसमें ये किया जा सकता है। बार बार ये आरोप लगते हैं कि विपक्ष सिर्फ हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप का कार्य कर रहा है और हमारे साथ नहीं खड़ा है। ये बिल्कुल गलत है और ये रिकॉर्ड पर है कि विपक्ष ने बार बार चिट्ठियां लिखी, विपक्ष ने बार बार ये जतलाया, लेकिन क्योंकि हार्वर्ड और हार्डवर्क का कंपटीशन है इस सरकार के अंदर, और ये कहते हैं कि हम हार्डवर्क को मानते हैं, हार्वर्ड को नहीं मानते, रिसर्चर्स को नहीं मानते, इसीलिए वक्त आ जाने पे ही उसको किया गया। वही ESMA की बात हम अभी कर रहे थे डॉक्टर्स के मामले में। लेकिन अब ये कर सकती है सरकार, जैसा डॉक्टर सतबीर ने, क्षमा चाहती हूँ, पहले मैंने पहले वक्तव्य में उनका नाम डॉक्टर सतपाल लिया। डॉक्टर सतबीर ने जैसे पहले भी कहा, जो बात कही कि प्रशासन को चाहिए लीड बाय एग्जाम्पल। आप उदाहरण से मार्गदर्शन करें अपनी जनता का। जनता अपने नेताओं को, जनता अपने प्रशासन के आला अफसरों की ओर देख रही है कि वो क्या करते हैं। यदि दुकानदार 6 बजे आनंद फानंद में अचानक से दुकानें बंद कर देते हैं तो फिर उसका जिम्मेदार जो है वो प्रशासन है, क्योंकि पूरा दिन लोग कार्यालयों में, अपने ऑफिस में रहते हैं। हरियाणा में अभी जैसा बताया है मिनी लॉकडाउन लगा है, अभी पूरे तरीके से लॉकडाउन, दिन में लोगों को ऑफिस जाना है, अपने कार्य करने जाना है। अभी आपने बताया कि स्कूल भी जाना है बच्चों को, तो बड़े नीतिगत तरीके से जैसे स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, ये प्रशासन को चाहिए कि वो इस बात को मॉनिटर करें कि वल्नरेबल एज ग्रुप जो है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनके ऑफिस आवर्स को किस प्रकार से मॉनिटर किया जाए। एक्सपर्ट्स ने जो बार बार सुझाव दिए हैं हमारे प्रशासन को, उन्हें सुचारू रूप से लागू करने की कोशिश की जाए। हम अक्सर देखते हैं अमित जी के जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स में हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि वो बिना मास्क के बातचीत कर रहे होते हैं, और जब चालान काटने का वक्त आता है तो फटाफट से वो मास्क पहन करके चालान काट देते हैं। या हमारे नेता भी उस प्रकार से यदि देखा जाए तो बिना मास्क के दिखाई देते हैं। तो जो बात डॉक्टर सतबीर ने कही वही बात है कि जनता के मन में दो बातें हैं कि हमारे लिए तो कोरोना है, लेकिन अधिकारियों के लिए कोरोना नहीं है, नेताओं के लिए कोरोना नहीं है। लीड बाय एग्जाम्पल करने की ड्यूटी सरकार की है। सरकार को मार्गदर्शन करना होगा। सरकार को जो गाइडलाइंस वो जनता के लिए ला रही हैं, पहले उनका पालन खुद करके दिखाना होगा।
तब इसे आप सुचारू रूप से कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है, जो आर्थिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जो बार बार चरमरा रही है, उसके ऊपर पॉलिसीज बनाई जाए, पॉलिसीज पे काम किया जाए। कांग्रेस का, विपक्ष का लगातार एक ही प्रश्न रहा है सरकार से कि आपके पास नीति क्या है। आपने बताया कि विधानसभा के अंदर अनिल विज जी ने बताया खड़े होकर व्यवस्था के बारे में, हम बार बार नीति के ऊपर श्वेत पत्र मांग रहे हैं। मैंने पहले भी नीति का जिक्र किया कि नीति क्या है हमारे पास, हमारे इकोनॉमिस्ट के, हमारे पास बड़े बड़े। ठीक है महिमा जी, मैं समय बचेगा तो मैं लौटूंगा आपके पास, समय की बहुत कमी है। डॉक्टर सतवीर जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि देखिए एक जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है जिसका जिक्र वंदना पोपरी जी भी ने किया, महिमा जी ने भी किया, कि डॉक्टर्स भी अब इसकी चपेट में बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। पंचकुला की बात करें, रोहतक पीजीआई की बात करें, अंबाला की बात करें, तमाम जगह अब डॉक्टर्स जो हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। या देश के अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो वहां भी डॉक्टर्स की संक्रमित होने की जो संख्या है वो बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा, अब ये भी खबर सामने आ रही है, आज भी ऐसी खबर सामने आई है कि बच्चे भी अब इससे संक्रमित हो रहे हैं। तो ये जो दो बड़ी बातें हैं, ये कितनी बड़ी चिंता का विषय। दूसरा, इसी में मैं सर एक और सवाल ऐड करना चाहूंगा कि हरियाणा में खास तौर पर, क्योंकि आप एक्स डीजी रहे हेल्थ के, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बार बार ये कहा जाता है कि भाई डॉक्टर्स की भारी कमी है, और कोरोना काल में अगर डॉक्टर्स की संख्या में इजाफा नहीं किया गया, पदों की भर्ती, इन पदों पर भर्तियां नहीं की गई, तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। इसको लेकर भी सर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं डॉक्टर की कमी से ही शुरू करता हूं जी। मंत्री जी ने खुद माना फतेहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 920 डॉक्टर हमारे पास कम है, और पिछले 7-8 साल से कम है। ये नहीं कि अभी 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कम हो गया है। यानी कि ये मानो कि 30% या 25%, 30%, 35% पोस्ट डॉक्टर की खाली पड़ी। ये तो होगी खाली रहने की बात। सिर्फ खाली ही नहीं है, माल डिस्ट्रीब्यूशन है। ज्यादा डॉक्टर रोहतक में, गुड़गांव में, पंचकुला जैसी जगह में बैठे। फतेहाबाद हो या रिवाड़ी हो या जींद हो, जो रिमोट पेरिफेरल एरिया है वहां डॉक्टर कम है, माल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड क्या है, कहीं पर स्पेशलिस्ट ज्यादा बैठे हैं, जैसे उन्होंने स्पेशलिस्ट केडर की मांग की थी। कहीं पर आप देखोगे आई सर्जन बैठे हैं 5, करनाल में देखोगे तो 4 फिजिशियन बैठे हैं, आई सर्जन नहीं है, कहीं स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, कहीं 4 स्किन स्पेशलिस्ट। तो माल डिस्ट्रीब्यूशन है, और माल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद पेरिफेरी का काफी बुरा हाल है। पीएससी और पीएससी में आमतौर पे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर नहीं थे, या वहां पोस्टेड कम है, या वो डेपुटेशन करवा लेते हैं। इस टाइप की ये प्रॉब्लम, ये तो होगी पहली डॉक्टर की प्रॉब्लम। दूसरी क्या है, सेकंड वेव में आपको अच्छी तरह पता है, एक हिसार में हॉस्पिटल खोला था जिंदल जी हॉस्पिटल के पास ही, दूसरा पानीपत में खोला। कितने चले ये आप मीडिया वाले ज्यादा बताते हैं, और उनके जो कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ रखा गया, डॉक्टर रखे गए थे, उनको सैलरी नहीं मिली, इस प्रकार की बातें भी आई। फिर अब वो बंद है थर्ड वेव में। तो पहली बात तो खोले क्यों गए थे? खोले गए थे तो उनको अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाना चाहिए था, और काम अच्छा होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो कोरोना आया है 2 साल पहले, 3 साल पहले, बहुत अच्छा मौका था सरकार के पास जी। कोई भी सरकार है, मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणा की सरकार है, पंजाब की सरकार है, राजस्थान की, कोई भी सरकार है, उनके पास मौका था कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए। पहली वेव और दूसरी वेव के अंदर लगभग 11-12 महीने का समय था। अब 11-12 महीने में भी अगर आप बेड 10% भी नहीं बढ़ा पाए इंडिया में या किसी भी स्टेट में, तो ये शर्म की बात तो है ही। भाव्या जी इसको किसी ढंग से, दूसरे ढंग से लें तो अलग बात है, लेकिन अच्छा मौका था कि हमें बेड और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। अब पिछला जो बजट पेश हुआ लास्ट ईयर, शर्म जी ने पेश किया, 2,37,000 करोड़ का बजट उसमें हेल्थ को दिया गया, और कहा यह गया कि 30% हेल्थ बजट बढ़ा है। और एक्चुअली क्या हुआ, 40% तो बजट का वैक्सीनेशन में चला गया, क्योंकि बड़ा हिस्सा बजट का वैक्सीनेशन में। दूसरा क्या है, उसी बजट में थोड़ा जगलरी और स्टैटिस्टिक्स में हेर फेर करके उसमें स्वच्छता का भी उसमें डाल दिया, दूसरा भी उसमें डाल दिया। एक्चुअली में बजट नहीं बढ़ा। तो सुविधाएं डेफिनेटली एक बहाना था, ये एक अवसर था हेल्थ और एजुकेशन सुधार करने, हेल्थ खास तौर से सुधार करने का, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। अब आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि अगर हरियाणा में हेल्थ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, मेडिकल कॉलेजेस में बहुत अच्छी हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को इलाज के लिए मेदांता में क्यों जाना पड़ता है? हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को जब टांग में चोट लगती है
तो हरियाणा के सभी हॉस्पिटल, सभी मेडिकल कॉलेज नहीं, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा ना सतवीर जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। सतवीर जी, इसका मतलब अगर ये स्थिति है जो आप बता रहे हैं, सरकारी जी सतवीर जी, ये स्थिति है जो आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि हेल्थ के ऊपर काम ना इस सरकार में प्रॉपर तरीके से हो पाया अच्छे से, ना पहले की सरकार ने किया। इसका मतलब तो ये हुआ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सब 2014 के बाद से ये स्थिति पैदा हुई है। आपको दोष नहीं दे रहा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 11-12 महीने का समय था, बहुत अच्छा समय था। अब वो जो वुहान से ये ठीक है सर, समय की कमी है, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। वंदना पोपली जी, जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास। देखिए, जो सबसे बड़ी बात सतवीर जी ने की, पहले स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए, मैं आपको बताना चाहूंगी। चलिए आप बोल अभी 28 दिसंबर की बात है, हेल्थ इंडेक्स में हम लोग अव्वल रहे हैं। मैं मानती हूँ कि डॉक्टर्स की कुछ कमी रही है, लेकिन 2014 में सिर्फ 700 सीटें हुआ करती थी एमबीबीएस की, हमने उसको 1685 किया है और उसको हम 2500 ले जाने का उनका हमारा लक्ष्य है। और भर्तियां लगातार चल रही है। डेंटल सर्जन की बात कर लीजिए, अभी 980 भर्तियां और होंगी डॉक्टर्स की। तो मुझे लगता है कि जब वो 11-12 महीने की बात करते हैं, तो वो भारत जहां पर मास्क नहीं बनता था, पीपी किट नहीं थी, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं होते थे, उनको प्रिपेयर कराना, ऑक्सीजन प्लांट लगवाना, मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल सही बात है। महिमा जी, आखिरी कमेंट। वंदना पोपली जी, क्योंकि समय की कमी है, आप भी समझती हैं, थोड़ा सा माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ आपको। महिमा जी, जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास। मैं यही कहना चाहूंगी अमित जी कि प्रशासन और सरकार को चाहिए फीते कस ले, क्योंकि हमारे नागरिकों की जान दूसरी वेव में जिस तरह से हल्के में ली गई, उस तरह हल्के में ली जाने के लायक नहीं है। हमारे नागरिकों की जान प्रेशियस है, बेशकीमती है, और उन्हें बचाने के लिए जो प्रयास किए जा सके, भरसक प्रयास सरकार करे। वंदना पोपली जी, समय नहीं मेरे पास, जल्दी से बताइए क्या कह रही हैं आप, जल्दी से बोलिए। मैं सिर्फ ये प्रश्न पूछना चाह रही हूँ, महिमा जी WHO का जिक्र कर रहे थे, आपको मालूम है सबसे ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस है? महाराष्ट्र। क्यों? वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग बंद कर दी गई है कि करने की जरूरत ही नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग केंद्र का कार्य है, डिसीजन है इनके, ये पॉलिसी डिसीजन इनके महाराष्ट्र केंद्र का। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। महिमा जी आपका, वंदना पोपली जी आपका, और डॉक्टर सतवीर जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, जागरूक हो जाइए, आप लापरवाही मत करिए। जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ये हमारी और आपकी जान के लिए खतरा भी हो सकता है। आप ओमिक्रॉन को हल्के में मत लीजिए, आप कोरोना को हल्के में मत लीजिए। अगर हम लापरवाही नहीं बरतेंगे तो इस बात की गारंटी है कि जिस तरीके से हमने पहली लहर को मात दी, हमने दूसरी लहर को मात दी, इसी तरीके से हम देश में और प्रदेश में जो तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, इसको भी हराएंगे, इसको भी मात देंगे, इस जंग को भी हम जीतेंगे, इस विश्वास के साथ कि हम पहले कोरोना नियमों का ठीक से पालन करें। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।